सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां लग्जरी गाड़ी में 91 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लग्जरी गाड़ी से गया से पश्चिम बंगाल ये रुपए ले जाए जा रहे थे। 91 लाख रुपए बरामद किए गए। और हम आपको बताएं कि बंगाल सीमा के पास आयकर विभाग ने पकड़ा है इस गाड़ी को। ड्राइवर समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जब्त रुपयों को लेकर तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। धनबाद से बड़ी खबर, जब्त रुपयों को लेकर तीनों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। आखिर ये पैसे किसके हैं, इसके दस्तावेज कहां, ये सभी बातों का पता लगाया जा रहा है। लग्जरी गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गया से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे इतनी मात्रा में रुपए, और बंगाल सीमा के पास आयकर विभाग ने पकड़ा है। दिलीप कुमार है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। दिलीप, क्या पता चल पाया इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, गया से लग्जरी गाड़ी निकली थी और उस गाड़ी में 95 लाख के करीब कैश नगद रुपए थे। और ये इनपुट पटना के जो झारखंड बिहार सर्किल के जो इनकम टैक्स के हेड हैं उनको जानकारी मिली थी, और उनके द्वारा धनबाद इनकम टैक्स के अधिकारी को फोन किया गया था कि ऐसी जानकारी हाथ लगी। और जब जाल बिछाया गया तो देर रात NH2 जो है धनबाद होते हुए जो बंगाल जाती है, उस सड़क पे उस गाड़ी की बरामदगी हुई है। और गाड़ी से नगद रुपए भी बरामद हुए हैं। ड्राइवर के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही, आखिर बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये बिहार का बंगाल से क्या कनेक्शन है? कहीं हवाला के जरिए तो पैसा कहीं नहीं भेजा जा रहा था, या ये पैसे जो 95 लाख नगद है ये किनके हैं, किस रूप में पैसे सामने आए, तमाम बातों को लेकर के जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पे जो धनबाद इनकम टैक्स के अधिकारी है वो अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी दिशा निर्देश आया है वो पटना से आया और वहीं से जो जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ चली है। दुमका सीट जहां सीएम हेमंत सोरेन के छोड़े जाने के बाद खाली हुई थी, बेरमो सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद खाली है। दोनों सीट पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जेएमएम और बीजेपी दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं। जेएमएम ने जहां कोरोना काल में किए गए बेहतर काम और सरकार की ओर से शुरू की गई विकास योजनाओं को लेकर जीत के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के 9 महीने के कार्यकाल की में खामियों और गलत नीतियों की वजह से लोगों की परेशानी की वजह जनता की नाराजगी का आरोप लगा रही है और जीत का दावा किया जा रहा है। नजरें सबकी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद 3 नवंबर पर टिकी है, जिस दिन वोटिंग के बाद 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इधर दुमका सीट पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इस उपचुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी दोनों रेस में है और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाने के संकेत दिए, वहीं बीजेपी की ओर से अब तक पत्ते नहीं खोले गए। हालांकि पिछली बार प्रत्याशी रही लुइस मरांडी के फिर से उम्मीदवार बनने की संभावना जताई जा रही है। पिछली बार लुइस मरांडी को करीब 70,000 वोट मिले थे और 13,000 वोट से उनकी हार हुई थी। उस वक्त हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी जहां राज्य सरकार के 9 महीने के कार्यकाल की खामियों को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की विकास योजनाओं के सहारे है। बसंत सोरेन जी के नाम पर काफी उत्साहवर्धक बात करा। उसी क्रम में यह बात आया कि बसंत सोरेन जी यहाँ के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी विधिवत घोषणा, अधिकृत घोषणा पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। हमारा तो बिल्कुल इस राज्य के विकास और जल जंगल और जमीन, ये मेरा पुराना मुद्दा है, वही रहेगा। और हम लोग जल जंगल जमीन के साथ साथ यहाँ के विकास का हम लोग बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सब समय जनता के साथ रहती है और झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झूठे वादे करके लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल या दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किया और जीतने का काम किया, तो ये सारे विषयों पर हम लोग अब पर्दाफाश करेंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद जेएमएम ने दुमका के साथ बेरमो सीट पर भी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने भी दोनों सीट पर जीत का दावा किया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगा। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए एकजुट, एकमुश्त होकर के चुनाव लड़ेगी।
और दोनों स्थान पर जिस प्रकार की परिस्थितियां और जिस प्रकार की सूचनाएं हमको आ रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तथा अन्य स्रोत से, वह सरकार के लिए चिंता का विषय बनेगा, सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय। परिणाम का जो आपको जो मार्जिन है वो बताएगा कि हमारा संगठन कितना मजबूत है और कार्यकर्ता कितने उत्साहित है। इधर बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीटें देने पर सहमति बनी। हालांकि बिहार चुनाव में 10 से 12 सीटों पर दावा ठोका जा रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बात नहीं बनने पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने की बात कही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 3 सीटें ही मिलेंगी। रिम्स के केली बंगले की तरफ अगर गौर फरमाएं तो नेताओं में आरजेडी की टिकट को लेकर बेताबी वहां नजर आती है। बंगले के बाहर 200 से ज्यादा आरजेडी के नेता मौजूद हैं। मजेदार बात है कि कैमरे के पीछे टिकट को लेकर दावेदारी करने वाले नेता कैमरे के सामने खुद को कार्यकर्ता बताते हैं। केली बंगले के बाहर बिहार से जुटे आरजेडी नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बेताबी हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज फिर केली बंगले पर राजद नेताओं की भीड़ उमड़ी है। टिकट को लेकर यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हर दिन 100-150 से ज्यादा नेता पहुंच रहे हैं। कुछ नेता हमारे साथ है, बात करेंगे। नेताजी, आज क्या है कि आज फिर आप एक बार, कल भी लोग लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं कि भीड़ काफी उमड़ रही है, क्या बेताबी बढ़ गई है टिकट को लेकर? बेताबी तो बढ़ गई है। हम लोग भी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 50 कार्यकर्ता आए हैं। हम लोग का मांग था कि इस्लामपुर से 50 कार्यकर्ता, हम लोग का मांग था कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग के बीच में जो रहते हैं सामाजिक कार्य करते हैं महेंद्र सिंह यादव जी, उनको टिकट मिले। चलिए, दूसरों के टिकट के लिए दावेदारी आपकी, समझ गए। आप क्या कहेंगे? हम लोग इस्लामपुर से आए हैं और राजद कार्यकर्ता हैं। हम लोग रांची आए हुए थे, सोचे जरा लालू जी का दर्शन हो जाए। अगर दर्शन नहीं होता है कम से कम गेट चूम कर हम लोग यहाँ से जाएंगे। हमको मालूम चला कि डॉक्टर प्रीतम यादव को छपरा से टिकट मिल गया है। कल रात में मिले हैं वो लोग, तो वो छपरा से टिकट। रांची में बहुत सारे बिहार के लोग भी हैं, तो अपने अपने जिले को लेकर लोगों की जिज्ञासा रहती है। हम सर नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। पूर्वी चंपारण जिला में 12 नंबर नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ के हम दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं राजद प्रत्याशी के, तो इसीलिए हम आए थे यहाँ। तो सोचे थे कि लालू जी से भेंट हो जाएगा तो सारी वहाँ का वस्तु स्थिति बता देते। कुछ और नेता हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं सुबह से ही नेताओं की भीड़ उमड़ी है। नेताजी, इस बार टिकट को लेकर क्या दावेदारी है आपकी, कहाँ से हैं? हम लोग जो है दावेदारी करने नहीं आए हैं, हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ पर आए थे, रित में आए, हमारे दोस्त यही मकान है, भाई भी मेरे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं, कि जैसे जैसे हम उनके करीब जा रहे हैं देख रहे हैं भीड़ किस तरह तितर बितर हो रही है। और हम बात करेंगे सबसे पहले, देखिए ये जिन नेता के पास हम जा रहे हैं करीब 3 दिन से यहाँ लगातार लालू से मिलने के लिए प्रयासरत हैं। नेताजी, टिकट क्या कन्फर्म हुआ आपका? टिकट के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाल समाचार जानने के लिए आए हैं, कोई टिकट के दावेदारी के लिए नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिहार में पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार आ रही है। आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है लालू से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और जो महागठबंधन के चुनाव जो हमारे बिहार में हो रहा है उसमें हम लोग पुरजोर तरीका से जीत हासिल कर रहे हैं, इसमें कहूँ दो राय नहीं है। और अब की सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। टिकट को लेकर कोई चाह नहीं, दावेदारी और उम्मीदवारी है तो अकेले में लालू जी से मुलाकात के बाद, लेकिन जब सामने कैमरा आ जाए तो नेताजी प्रत्याशी से कार्यकर्ता बन जाते हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना से झारखंड में 12 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 700 पहुंच गई है। वहीं कल 1124 संक्रमित मिलने के बाद राज्य में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 82,540 तक पहुंच गई। कल सबसे अधिक रांची से 312 कोरोना संक्रमित मिले। अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। झारखंड में कोरोना के चलते होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 12 लोगों की अलग अलग जिलों में मौत हुई है, और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 पहुंच गई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो सबसे ज्यादा 5 मौत रांची में हुई है,
जबकि पूर्वी सिंहभूम में 3 और बोकारो में 2 मौत हुई है। धनबाद और रामगढ़ में एक कोरोना मरीज की मौत इलाज के दौरान हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1123 कोरोना के और नए मरीज मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या है 82,540 तक पहुंच गई है। अगर बात करें कि इस दौरान में कितने लोग ठीक हुए हैं तो अच्छी बात है कि जितने संख्या में कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं उनसे ज़्यादा 1295 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और इस तरह से जो आंकड़ा है ठीक होने वालों का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी राज्य में कोरोना के 11,942 एक्टिव केस हैं, यानी कि वैसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण है और अलग अलग कोविड सेंटरों में इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 11,942 है। लेकिन एक और भी बात है जो सावधान रहने की ज़रूरत है कि राज्य में जो 700 लोगों की मौत हुई है उसमें सबसे ज़्यादा 50% मौत 51 साल से 70 साल के बीच के लोगों की हुई है। इसलिए इस आयु वर्ग के लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो पा रही। ऐसे में सरकार सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड में भी इस साल के शैक्षणिक सत्र के सिलेबस में कटौती करने जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी के प्रस्ताव पर जैक ने सहमति दी है, जिसके बाद सिलेबस कटौती का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही राज्य सरकार की अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। सीबीएसई की तरह राज्य सरकार ने भी अगले वर्ष होने वाले परीक्षा के लिए सिलेबस में कटौती की है। जैक ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 40% सिलेबस में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले वर्ष जो मैट्रिक और इंटर के जो परीक्षाएं होंगी उसमें मात्र 60% सिलेबस के आधार पर होगी और मॉडल क्वेश्चंस भी जैक के द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो स्कूल में पठन पाठन बाधित रहा, इस वजह से इस बार सिलेबस में कटौती करने का निर्णय लिया है और इसके तहत राज्य शिक्षा परियोजना के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उस पर मंजूरी राज्य सरकार जल्द ही देने वाली है। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में पानी, बिजली, सफाई के साथ अन्य समस्याओं को लेकर लोगों से बात की। वहीं इलाके में गंदगी देख विधायक सरयू राय ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई, जल्द से जल्द व्यवस्था को ठीक करने का आदेश दिया। विधायक सरयू राय 3 दिवसीय अभियान के तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं की जानकारी लेकर उसका समाधान किया जाएगा। ये कि कोई भी गरीब है, कमजोर है, उसको कोई परेशान करेगा तो हम लोग उसका निदान निकालेंगे। आम आदमी की समस्या है, हम कहते हैं लोग समस्या बताएं, खुलकर बताएं। हमको ये परेशानी नहीं कि आप कितनी समस्या बताते हैं, आप अपनी समस्या को बताइए, जितना कर सकेंगे हम करेंगे। जो नहीं हो पाएगा उसको बताएंगे कि आज नहीं हुआ, कल होगा, परसों होगा। और लोगों के बीच में भी एक जिम्मेदारी की भावना जगे कि जो काम हो रहा है उनका है, इसमें उनकी भी कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। इधर गुमला शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के मकसद से 5 साल पहले बाईपास योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। कोरोना काल में इसका काम पूरी तरह बंद है, जिससे बाईपास के साथ कई पुल पुलिया का काम अधर में लटका है। बाईपास की अधूरी सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। हम जहां पर मौजूद हैं, ये गुमला की बाईपास सड़क है और बाईपास सड़क गुमला की लाइफलाइन के रूप में देखी जाती थी। झारखंड बनने के बाद ही इस सड़क का निर्माण का मांग किया जा रहा था और लंबे समय बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन पिछले दिनों कोरोना काल के शुरू होने के बाद इस बाईपास सड़क का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है। अब देख सकते हैं हमारे पीछे जो तस्वीर है वो एनएच है। वो एनएच वो रास्ता है जो महाराष्ट्र से होकर झारखंड गुमला होते हुए रांची होते हुए विभिन्न शहरों को जाती है और साथ ही साथ यही सड़क झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। काम अगर होता तेजी से तो शायद गुमला के लोगों को रोजगार भी मिलता और ये काम काफ़ी जल्दी हो जाता और आज के डेट में ये कंप्लीट होके लोगों के उपयोग के लिए हाजिर रहता। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इतने जद्दोजहद के बाद भी आज ये गुमला में बाईपास रोड का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। तो एक तो लोगों की जो महत्वाकांक्षी जो इच्छा थी कि सड़क का निर्माण, बाईपास सड़क का निर्माण हो, वो पूरा हो पाएगा। साथ ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से शहर के आसपास के रहने वाले लोगों को कई लोग रोजगार मिल पाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन कब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाता है। कोरोना काल के इस ग्रहण ने कहीं ना कहीं गुमला के बाईपास पर भी ग्रहण लगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार।
और खबर है गिरिडीह से, जहां के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान महेशपुर निवासी खूबलाल मंडल के रूप में की गई है। बताया जाता है कि खूबलाल मंडल सुबह में जंगल की ओर जा रहे थे और इसी दौरान हाथी ने उन्हें कुचल डाला, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जो मुफस्सिल थाने की पुलिस है और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों ने हाथियों के उत्पात से निजात दिलाने की मांग की है। गुजरात के अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने जामताड़ा के साइबर गैंग का खुलासा किया है। पेटीएम और केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अजय मंडल और कुंदन मंडल को जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया, जबकि पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड गोविंद मंडल है। 11 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है और ये गिरोह पेटीएम के गिफ्ट वाउचर के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। अजय मंडल और कुंदन मंडल का बेसिक वहाँ का काम हुआ करता था कि वो अपने अकाउंट के अंदर पैसा मंगवाते थे, और जो वहाँ का मुख्य आरोपी है गोविंद मंडल, जो घोसका करके गांव है वहाँ का रहवासी है, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और जामताड़ा के बॉर्डर पे आता है। उसके कहने पर ये लोग जो भी ट्रांसफ़र होता था विक्टिम से, जो भी ये लोग फ्रॉड का जो पैसा ट्रांसफ़र होता था उसको ये लोग पहले अमेजोन के गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर देते थे। वो काम करता था गोविंद मंडल, और गिफ्ट वाउचर जैसे ही कन्वर्ट हो जाता था वो सारे गिफ्ट वाउचर आ जाते थे अजय मंडल और कुंदन मंडल के पास में और शिवम के पास में भी। ये लोग वहाँ से इसी गिफ्ट वाउचर को टेलीग्राम के ग्रुप पे कुछ परसेंटेज कम करके सेल कर दिया करते थे। इधर पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर बाजार के मुरारी ज्वेलरी दुकान में लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2,86,000 रुपए कैश और करीब 1 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। 20 सितंबर को ज्वेलरी दुकान में दहाड़े डकैती हुई थी और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 2,87,000 रुपये और साथ में 1 किलो से ज़्यादा कुछ चांदी हम लोगों ने अभी रिकवर किया है, और इसमें जो लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।